हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन नंबर के साथ एक्सरसाइज और वो क्वेश्चन नंबर दोनों भेज सकते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सेकंड चैप्टर हम करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स क्या है बच्चों कि जो भी आपके पास वेक्टर्स दिए हुए हैं उनका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से कर पाएंगे, मतलब उनका डेरिवेटिव कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा, कैसे हम निकाल पाएंगे। अब डेरिवेटिव निकालने के लिए आपके पास फंक्शन होंगे। फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम निकालते थे तो या तो आपके पास वो फंक्शन कैसा दे रखा होगा, स्केलर फंक्शन दे रखा होगा। स्केलर फंक्शन, फंक्शन से आप मतलब समझते हो, फंक्शन से क्या मतलब होता है कि फंक्शन आपके पास एक रूल होता है। कैसा रूल होता है जो एसोसिएट किया जाता है। मान लिया आपके पास एक सेट ऑफ एलिमेंट्स दे रखा है या सेट ऑफ रियल नंबर जो भी दे रखा है और इसके अंदर आपके पास रियल नंबर्स की वैल्यू दे रखी है और वो यूनिकली तरीके से दूसरे सेट पे चले जाए, मतलब हर एलिमेंट की सिर्फ यूनिक आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। तो आप कह सकते हो कि वो जो रूल हमने डिफाइन किया वो क्या कहलाता है, आपका एक फंक्शन कहलाता है। मान लिया मैंने डिफाइन कर दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, मतलब यहाँ पे जितने भी रियल नंबर है, जितने भी एक्स हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर, वो इसमें किस तरीके से जाएंगे कि उनका स्क्वेयर होते हुए वो इसके अंदर चले जाएंगे। मान लिया यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पे उसकी इमेज कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वेयर 4। यहाँ पे मैंने 6 पुट किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36। तो 6 एलिमेंट सिर्फ 36 पे जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हम 6 किस पे चला जाए, 4 पे भी चला जाए, तब वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सिर्फ यूनिकली तरीके से जाना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। जैसे मान लिया यहाँ पे 3 एलिमेंट है और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट दे रखे हैं आपके पास, तो हम बता सकते हैं कि क्या ये फंक्शन डिफाइन होगा या नहीं होगा। तो आप इस वे से समझ सकते हो, ये आपके पास डोमेन होती है बच्चों और जो इमेज मिलती है उसको बोलते हैं हम, इमेज के सेट को तो बोलते हैं हम क्या आपके पास जो इमेज का सेट होगा, मतलब जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स की मैपिंग की गई है, वो क्या कहलाएगा आपके पास, कोडोमेन। और जिन जिन एलिमेंट्स की इमेज मिलेगी सिर्फ वो एलिमेंट आपके पास क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। तो जैसे हर एलिमेंट सिंगल यूनिक एलिमेंट्स पे मूव कर रहा है तो आप क्या कहोगे कि फंक्शन डिफाइन होगा। अगर मान लो ऐसे दे रखा है, रेंज क्या होता है बच्चों, मान लिया ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 5 लिखे हुए हैं, 6 लिखे हुए हैं। तो ऐसे मूव कर गए कि इस एलिमेंट की इमेज ये, इस एलिमेंट की इमेज इनमें से कोई मान लो ये वाली और इस एलिमेंट की इमेज ये पहले वाली। मतलब आपके पास 3 एलिमेंट और 3 की इमेज मिल गई हमें 3 नंबर। अब यूनिकली भी कर सकता है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये एलिमेंट ये इमेज भी दे देगा और ये एलिमेंट इस पे भी चला जाएगा, इस पे भी मैप हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यूनिक वे हो गई। अब देखो 3 एलिमेंट्स के पास आप क्या मान लिया, ये आपके पास हैं वाई, जेड और पी क्यू आर, और ये मान लिया मैंने ए बी सी। तो देखो एफ मैंने डिफाइन किया तो एफ ऑफ ए क्या आ गया आपके पास, वाई के इक्वल। ए कहाँ मैप हुआ, वाई के ऊपर, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, वाई। एफ ऑफ बी कहाँ चला गया आपके पास, जेड के ऊपर। और एफ ऑफ सी कहाँ चला गया आपके पास, क्यू के ऊपर। तो जो ये वाई और जेड और क्यू आए ये कहलाएंगे आपके क्या, रेंज सेट। ये तीनों एलिमेंट को जब हम एक सेट में लिखेंगे तो क्या कहलाएंगे, रेंज सेट। और जो वाई जेड पी क्यू आर ये कंप्लीट सेट क्या कहलाता है आपका, कोडोमेन। ये पूरा सेट क्या कहलाएगा आपका, कोडोमेन। तो फंक्शन डिफाइन होगा कब, कि हमें देखना है सिर्फ डोमेन के सारे एलिमेंट यूनिक तरीके से कहाँ चले जाए, कोडोमेन के ऊपर मैप हो जाएं। कोडोमेन में भले ही 1-2 एलिमेंट बच जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना मिले। मान लिया ये एलिमेंट यहाँ पे अकेला रह गया तो अब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। या फिर आपके पास ऐसा आ जाए कि आपके पास दिए हुए हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट और यहाँ पे दे रखे हैं 2 एलिमेंट, और मैं इसको मूव करा दूँ इस पे और ये मूव करा दिया इस पे और ये मूव करा दिया इस पे, तब भी फंक्शन क्या होगा, ये डिफाइन होगा। देखो हर एलिमेंट की है तो यूनिक इमेज। अब 2 एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है लेकिन है तो यूनिक ही ना, जा तो एक पे ही मैप रहा है। ये वाला भी एक पे जा रहा है इस पे, ये वाला भी अपनी एक ही इमेज रख रहा है। अब ये एलिमेंट मान लिया एक्स है तो इसकी इमेज भी एक्स है, इसकी इमेज भी एक्स है। अब ये तो नहीं है ना कि इसकी इमेज एक्स भी है और इसकी इमेज वाई भी है, ऐसा नहीं है। तो
ये वाला भी फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं कि यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट है, और मैं एक एलिमेंट को यहाँ भी मैप करा दूं, एक एलिमेंट को यहाँ भी मैप करा दूं, तो इस एलिमेंट की आपके पास 2 इमेज मिल गई, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मतलब आप समझ गए, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यूनिक वे से वो जाना चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट 2 एलिमेंट्स पे मैप हो जाएगा या फिर उसकी 2 इमेज मिल जाएगी एट ए सिंगल टाइम। तो ये होता है बच्चों आपका फंक्शन। अगर बच्चों फंक्शन समझ में आया तो अब हम समझ सकते हैं व्हाट इज स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन क्या होता है बच्चों, व्हाट इज स्केलर फंक्शन। आपके पास मान लिया लेट डी बी, जो आपकी नोटेशन बुक में दी हुई वो यूज कर रहा हूं मैं, लेट डी बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर। आपके पास रियल नंबर का सबसेट दे रखा है, कोई भी रियल नंबर का सबसेट मान लिया हमने डी। जैसे मान लिया ये आपके पास डी दिया हुआ है और ये सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का, और ये सारे इसमें जो भी डॉटेड आप देख रहे हो ये सब क्या है, रियल नंबर है। तो क्या होगा, देन ए रूल, मैंने बताया था फंक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ एक रूल है। देन ए रूल, उस रूल को हम डिनोट करते हैं किससे, एफ से, डिनोटेड बाई एफ। देन ए रूल विच एसोसिएट, विच एसोसिएट, जो एसोसिएट करेगा ईच स्केलर टी। ईच स्केलर टी का मतलब क्या हुआ कि डी के अंदर जितने भी ये डॉट हैं स्केलर दिए हुए हैं, मान लिया ये आपके पास T1 है, ये आपके पास T2 है, ये आपके पास T3, इस तरीके से ये रियल नंबर दे रखे हैं। ईच स्केलर टी को किसके अंदर, जो बिलोंग करते हैं किसके अंदर, डी के अंदर, बिलोंगिंग टू डी, किसके ऊपर, ए यूनिक रियल नंबर के ऊपर। मतलब एक आपके पास कोई रियल नंबर का सेट आ गया, टी इस रियल नंबर पे चला गया, T2 इस पे चला गया, T3 इस पे चला गया, T4 इस पे, जितने भी रियल नंबर का सेट दिया हुआ था सारे यूनिकली तरीके से कहाँ मैप हो गए, एक रियल नंबर के सेट पे। तो एफ ऑफ टी जब मिलेगा आपके पास, मतलब एफ ऑफ टी का मतलब एफ ऑफ T1 की वैल्यू आपको मिली, एफ ऑफ T2 की वैल्यू आपको मिली, एफ ऑफ T3, तो अलग अलग ना लेके हम पूरा कंप्लीट एफ ऑफ टी मान लेते हैं। तो एफ ऑफ टी जो कहलाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा, एक स्केलर फंक्शन। मतलब एक स्केलर को मैप कर रहे हैं हम कोडोमेन पे, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एफ ऑफ टी इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल किसका, टी का। इसी तरह से आ जाएगा वेक्टर फंक्शन। अब बस कुछ नहीं करना है, जो रूल हमने एफ अजाइन कराया था ना, अब क्या करा देंगे हम, एफ वेक्टर अजाइन कर देंगे। तो एफ वेक्टर जो टी मिलेगा आपको विद स्केलर वेरिएबल टी, ये क्या कहलाएगा आपके पास, क्या, वेक्टर फंक्शन। तो स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन समझ में आया स्टूडेंट्स। ये वेक्टर फंक्शन हो गया। अब एक रूल हमने पढ़ा हुआ है कि हम हर वेक्टर को यूनिकली तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसमें, A1i A2j प्लस A3k। इसका मतलब क्या हुआ कि i j k, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनकी टर्म्स में हम हर वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो देखो f ऑफ जो t मिला आपके पास, ये भी तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी हम लिख पाएंगे i j की टर्म में। कैसे लिख देंगे हम इसको, f1 t का फंक्शन है ये, तो f1 ti प्लस f2 tj प्लस कितना, f3 टी के। तो एफ ऑफ टी को भी आप आई जे के की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर जो आई जे के हैं ये आपके क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आपस में क्या करते हैं, ये नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स हैं। और जो अब आई जे के कंपोनेंट्स हो गए, देखो एफ वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया आई का कोफिशिएंट, और आई क्या करता है, इसको डायरेक्शन देता है, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो क्या हो गया, F1t F2t और F3t, ये क्या हो गए, आई जे के क्या मिल गए आपके पास, कंपोनेंट्स मिल गए। क्या कहलाएंगे, आई जे के कंपोनेंट्स। तो ये कह रहा है कि आप किसी भी वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हो। यदि आपके पास कोई पोजीशन वेक्टर दिया हो XYZ पॉइंट का, तो उसको लिख सकते हो XI प्लस कितना YJ प्लस कितना Z ऑफ K। तो इस तरीके से आप वेक्टर को लिख सकते हो। इसके बाद आता है आपका लिमिट फंक्शन या लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। तो देखो लिमिट ऑफ ए फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या थी, आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, आप बोलोगे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एट
x इक्वल टू ए के ऊपर, x इक्वल टू ए पे एफ एक्स की लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी? इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, आपके पास क्या मिले, एक डेल्टा एग्जिस्ट करे ग्रेटर देन जीरो, सच डैट कैसे कि जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ की लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पे हम मान लेते हैं कि एल एग्जिस्ट करती है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आ जाए कब? व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन क्या आ जाए? डेल्टा आ जाए। तब आप बोल दोगे कि फंक्शन की लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स क्या रखेगा आपके पास? एल रखेगा। तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में भी लिख सकते हो, बाई डेफिनेशन कैसे आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ये क्या थी आपके पास? लिमिट की डेफिनेशन थी, और ये आपने बहुत अच्छे से की होगी कैलकुलस के अंदर पिछली बार। तो अब आ जाता है कि लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। तो वेक्टर फंक्शन में क्या होगा? बस एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, बाकी कोई चेंज नहीं होना है। क्या आ जाएगा? लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन क्या हो जाएगी आपके पास? देखो, लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन क्या होती है कि अब क्या आएगा आपके पास? अभी तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था, अब आपके पास क्या मिलेगा? एक वेक्टर फंक्शन एफ टी। वेक्टर फंक्शन को हम एफ टी से डिनोट करते हैं। इज सेड टू टेंड्स टू लिमिट ए। वहाँ पे लिमिट एल थी, यहाँ पे लिमिट ए कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी। कब? व्हेन, जब टी किसको टेंड करेगा? टी टेंस टू टी नोट। ये तब एग्जिस्ट करेगी इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल या फिर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच डैट एफ ऑफ टी माइनस कितना, जो लिमिट है वो लिमिट क्या आई है आपकी? ए वेक्टर क्या आ जाए? लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, कब रहे? जब टी माइनस टी नोट क्या रहेगा? लेस देन डेल्टा रहेगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, लिमिट टी टेंस टू टी नोट एफ ऑफ टी किसके इक्वल आ गया आपका? ए वेक्टर के इक्वल आ गया। तो ये क्या है आपकी? लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। अब आपने लिमिट काफ़ी तरीके से डिफाइन किया। मान लें आपके पास दो वेक्टर फंक्शन दे रखे हैं, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी, दो वेक्टर फंक्शन दे रखे हैं। तो सभी ने किया हुआ है कि दो लिमिट्स का सम, दो फंक्शंस का सम करके और उसकी लिमिट लेंगे तो लिमिट अलग अलग से ऑपरेट हो जाएगी। तो हम इसका कर रहे हैं लिमिट टी टेंस टू टी नोट एफ ऑफ टी प्लस कितना? जी ऑफ टी किसके इक्वल होगा? लिमिट टी टेंस टू टी नोट एफ ऑफ टी प्लस लिमिट टी टेंस टू टी नोट कितना आ जाएगा आपके पास? जी ऑफ टी। इसी तरह से डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? डिफरेंस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग से मल्टीप्लाई में भी ऑपरेट होती है लिमिट। क्या आ जाएगी? एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा? लिमिट टी टेंस टू टी नोट एफ ऑफ टी इंटू लिमिट टी टेंस टू टी नोट जी ऑफ टी। इसी तरह से डिवाइड करेंगे तब भी देखो, अब एक चीज़ और समझना कि मल्टीप्लाई में हम करते थे लिमिट, तो मल्टीप्लाई में लिखते थे इनटू, बस खाली ऐसे डॉट लगा दिया या फिर क्रॉस कर दिया। लेकिन अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लाई नहीं होती है, या तो ये डॉट प्रोडक्ट होगी या फिर क्या होगा? ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो लिमिट टी टेंस टू टी नोट या तो एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी डिफाइन होगा या फिर एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी डिफाइन होगा। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई में जहाँ करते थे सिंपल, जब वेक्टर फंक्शन नहीं होता था, खाली फंक्शन होता था, तो एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी लिख सकते थे आप, एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी। लेकिन अब आपके पास दो हो गए मल्टीप्लाई में, क्योंकि वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उनकी सिर्फ दो तरीके से मल्टीप्लाई होती है, या तो डॉट प्रोडक्ट में या फिर कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट में। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये लिमिट टी टेंस टू टी नोट एफ ऑफ टी क्रॉस लिमिट टी टेंस टू टी नोट कितना आ जाएगा? जी ऑफ टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरीके से यदि मान लिया आपके पास कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे फाई ऑफ टी को स्केलर फंक्शन दे दिया और एक वेक्टर फंक्शन दे दिया, तो इनकी मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। इनकी लिमिट कैसे होगी कि फाई ऑफ टी पे अलग से लग जाएगी लिमिट, लिमिट टी टेंस टू टी नोट फाई ऑफ टी, और लिमिट टी टेंस टू टी नोट किस पे लग जाएगा? एफ ऑफ टी पे अलग से लग जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं
ध्यान रखना है ये दो चीज़ें कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ अब वेक्टर फंक्शंस की बात हो रही है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी के आप वैसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते कि a इंटू बी कर दिया, या तो वो डॉट प्रोडक्ट में होगा या फिर कैसे होगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर होगा। तो एक और आता है आपके पास कि मान लिया आपके पास f वेक्टर दिया हुआ है, f1 ti, टी का फंक्शन है, प्लस f2 tj प्लस f3 tk, और आपके पास ए वेक्टर दे रखा है a1i a2j प्लस a3k। तो सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि हम बोलते थे ना कि लिमिट t टेंस टू t नोट पे f ऑफ t की वैल्यू a वेक्टर आती है, ये तभी आएगी इफ़ एंड ओनली इफ़ लिमिट t टेंस टू t नोट पे f1 की वैल्यू क्या आ जाए a1, लिमिट t टेंस टू t नोट पे f2 की वैल्यू क्या है a2, और लिमिट t टेंस टू t नोट पे f3 की वैल्यू क्या आ जाए a3 आ जाए। मतलब इन तीनों की वैल्यू क्या आ जाए a1 a2 a3, तब आप बोल सकते हो कि इसकी लिमिट भी क्या रहेगी, a रहेगी। इफ़ एंड ओनली इफ में अगर ऐसा हुआ तो ये पॉसिबल होगा, अगर ऐसा हुआ तो ये पॉसिबल होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी लिमिट की। इसके बाद आता है कंटिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। इसके बाद आता है कंटिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। ये क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, ये सिंपल आपकी कंटिन्यूटी जो रियल में होती थी सेम उसी की तरीके से है। जैसे आपके पास कोई फंक्शन, पहले कंटिन्यूस की बात करें तो क्या होता था, कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू ए, कब, जब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो सिंपल वही डेफिनेशन है, बस अब क्या लग जाएगा आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे एक वेक्टर फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट t इक्वल टू टी नोट पे हम बोल देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कब, जब आपके पास एफ डैश टी नोट इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन हो जाए, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन आ जाए ये, लिमिट t टेंस टू टी नोट f ऑफ t की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, f ऑफ टी नोट आ जानी चाहिए। तब आप बोल दोगे कि क्या होगा ये, देखो वहाँ पे क्या आया था f ऑफ x, जब x a के ऊपर था तो क्या लिख सकते थे आप, लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x किसके इक्वल आना चाहिए, f ऑफ a। अब t टेंस टू t नोट है तो f वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये कितना आ जाना चाहिए, f डैश t इक्वल टू f, सॉरी एफ फैक्टर टी इक्वल टू एफ फैक्टर टी नोट, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, सिंपल ए भी बोल सकते हो। तो ये क्या हो गई कंटिन्यूस की डेफिनेशन। अब जिस तरीके से लिमिट एग्जिस्ट करती थी इसी तरीके से कंटिन्यूटी में भी है कि एफ ऑफ टी इक्वल टू, मान लिया आपके पास दिया हुआ है f1 ti प्लस f2 tj प्लस f3 tk, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है। तो f ऑफ t को आप कंटिन्यूस बोलोगे, इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ क्या, f1t f2t और f3t, ये तीनों के तीनों फंक्शन क्या आ जाने चाहिए, ये क्या आ जाने चाहिए, कंटिन्यूस आ जानी चाहिए। तब क्या बोल दोगे आप, क्या कि f ऑफ t कैसा है, कंटिन्यूस है। इसके बाद जहाँ अब हम पहुँच रहे हैं वो आपका टॉपिक भी है एक्सरसाइज का, कि डेरिवेटिव किस तरीके से करेंगे हम, किसका, ए वेक्टर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू ए स्केलर, कि डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन किस तरीके से होगा विद रिस्पेक्ट टू ए स्केलर। देखो डेरिवेटिव की हमने प्रॉपर्टी तो पता है, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी आपने की होगी कैलकुलस में, सेम उसी तरीके का है, बस अब वेक्टर क्वांटिटी लग रही है। मान लिया आप कहते थे कि कोई फंक्शन एक्स एफ है, वो इज डिफरेंशिएबल होगा, रियल की डेफिनेशन बता रहे हैं, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, कब होगा, कि जब आपके पास एक लिमिट होती थी, क्या, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए क्या कर जानी चाहिए,
एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो आप बोल दोगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, एक्स इक्वल टू ए। और इसको हम डिनोट करते थे एफ डैश ए से भी बोल सकते हो, या फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ आप लिख भी सकते हो, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो वो। तो हम बोल सकते हैं एफ डैश ए इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए। एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब इसकी वैल्यू आनी चाहिए कोई, तब आप बोलोगे क्या, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तब आप बोलोगे क्या कि फंक्शन क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है। तो इसी तरीके से आपका वेक्टर क्वांटिटी के अंदर भी है कि किस तरीके से हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। जैसे दे रखा है, लेट आर वेक्टर इक्वल टू एफ ऑफ टी बी ए वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। कोई वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ टी, उसको हमने आर वेक्टर माना हुआ है। लेट डेल्टा पी टी बी द स्मॉल चेंज इन टी। डेल्टा टी क्या है, स्मॉल चेंज इन टी है। अब टी के अंदर जो चेंज हुआ है तो आर की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि टी के अंदर चेंज हुआ तो एफ ऑफ टी चेंज होगा, और एफ ऑफ टी चेंज होगा तो आर चेंज होगा। तो हमने भी मान लिया उसके कोरोस्पोंडिंग आर में भी चेंज आया, उसको हमने मान लिया कितना, डेल ऑफ आर। तो टोटल जो चेंज होने के बाद जो बन गया आर प्लस डेल ऑफ आर इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि जो टी के अंदर जो चेंज आया, स्मॉल चेंज जो डेल्टा टी आया, उसके कोरोस्पोंडिंग आर में भी चेंज क्या आया था, डेल ऑफ आर। तो आर प्लस डेल ऑफ आर की वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ टी प्लस डेल ऑफ टी। तो यहाँ से डेल ऑफ आर की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी। तो डेल आर बाई डेल टी, तो अपोन कितना आ जाएगा आपके पास, डेल ऑफ टी। तो ये जो आ गया डेल आर बाई डेल टी, मतलब आर का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है आपके पास, डिफरेंशिएशन। और लिमिट ली हमने डेल टी टेंस टू जीरो, तो ये क्या कहलाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी बाई डेल ऑफ टी। एग्जिस्ट कर जाए यदि ये लिमिट, तब आप बोल दोगे कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो क्या बोलेंगे हम, exist, then the value of limit is called derivative of vector function where r with respect to t and is denoted by dr by dt इस डिफरेंशिएशन। इस वाली चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, dr by dt बोल सकते हो, df by dt, क्योंकि f का ही फंक्शन है r। r और f में हमने बराबर लिखा हुआ है r वेक्टर इक्वल टू एफ ऑफ टी, या फिर f डैश टी, या फिर d बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। उसके बाद देखो, इफ़ डी आर बाई डी टी एग्जिस्ट, यदि ये एग्जिस्ट करता है तो आर डिफरेंशिएबल होगा। सिंपल सी बात है, अगर आर डिफरेंशिएबल है और डी आर बाई डी टी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेल आर बाई डेल टी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये वाली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डी आर बाई डी टी भी क्या कहलाएगी, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो इसके बाद हमें सिर्फ ये याद रखना है, कमिटिव मेमोरी लिखा भी हुआ है कि डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है। या तो ये याद रखो, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी प्लस डेल ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी बाई डेल ऑफ टी, या फिर क्या लिखोगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो आर प्लस डेल आर, क्योंकि आर प्लस डेल आर की वैल्यू थी एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस आर की वैल्यू एफ ऑफ टी अपॉन कितना, डेल ऑफ टी। तो ये दो क्या है आपके पास, डिफरेंशिएबल दिखाने की प्रॉपर्टी है। किस तरीके से ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वही हम के अब अपना क्या आएगा, डी आर बाई डी टी निकल के आएगा। अब जो प्रॉपर्टी कंटिन्यूस में थी वो यहाँ पे भी है, एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के दिया हुआ है। वेयर एफ वन टी एफ टू टी एफ थ्री टी क्या है, स्केलर फंक्शंस ऑफ टी आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स एफ, देन एफ डैश टी एग्जिस्ट करेगा यदि इनका डेरिवेटिव भी क्या करे, एग्जिस्ट करे। सिंपल सी बात है कि एफ डैश टी किसके इक्वल होगा, एफ वन डैश टी एफ टू डैश टी प्लस एफ थ्री डैश टी के। दिस इज इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट ए वेक्टर वी शुड डिफ्रेंशिएट इट्स कंपोनेंट्स। जब भी हम किसी वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम उसके कंपोनेंट्स को भी क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर वो भी एग्जिस्ट करेगा तो वो वेक्टर भी क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बच्चों, सक्सेसिव डेरिवेटिव। अगर इससे पहले आप देखना चाहते हो कि हमने जो बताया था वहाँ पे तो आपने सिंपल कहा था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये वाली चीज़ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। देखो ये सिंपल सी चीज़ दी हुई है कि आप क्या करोगे, जब आप एक्स माइनस ए करोगे तो वो टेंस टू जीरो होगा, तो वहाँ से आप स्मॉल चेंज में ये वाली डेफिनेशन का भी यूज कर सकते हो। दोनों सेम ही डेफिनेशन, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसके बाद का सक्सेसिव डेरिवेटिव, इफ आर वेक्टर इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी देन डी आर बाई डी टी इज आल्सो ए वेक्टर फंक्शन ऑफ टी। इफ डी आर बाई डी टी वेक्टर फंक्शन है तो इसका अगेन एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्र आर बाई डी टी स्क्र, ये सेकेंड डेरिवेटिव कहलाएगा। तीसरी बार कर देंगे तो थर्ड डेरिवेटिव कहलाएगा। चार बार कर देंगे तो चार बार डेरिवेटिव। तो एफ डैश टी एफ डबल डैश टी एफ थ्री डैश टी एफ फोर डैश टी, ये क्या कहलाएंगे, आपके सक्सेसिव डेरिवेटिव कहलाएंगे। मतलब बार बार उनका डिफ्रेंशिएट करना।
तो बच्चों यहाँ तक आप करोगे, इसके बाद आता है एवरी डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन वो कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। तो ये वाली चीज़ भी आप कर सकते हो। इसका प्रूफ भी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ तक हम करेंगे आज, और इसके बाद हम कल नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल, कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी, थ्योरम्स आएंगी, उसके बाद कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। देखो इसने कहा कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अगर एग्जिस्ट करेगी तो मतलब ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए को क्या लिख पाओगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस कितना, एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए इंटू कितना, एक्स माइनस ए। भाई इतने से ही मल्टीप्लाई किया, इतने से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपके पास ये वाली क्वांटिटी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और ये एग्जिस्ट करती है तो कुछ फाइनाइट क्वांटिटी रहेगी, तो जीरो इंटू फाइनाइट क्वांटिटी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए के इक्वल। दिस इम्प्लाइज एफ कैसा हो गया, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहीं तक आपने आज करना है, नेक्स्ट हम आगे कर